नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। मानव शरीर की कल्पना एक बेहद शानदार हाई परफॉर्मेंस इंजन के रूप में कीजिए। अब किसी भी दमदार इंजन को लगातार और बिना रुके काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? फ्यूल और ऑक्सीजन, है ना? बिल्कुल। आज हम इसी इंजन ऑफ लाइफ यानी शरीर की कार्यप्रणाली और श्वसन के पीछे की साइंस को डिकोड करने जा रहे हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एजेंडे में हम शुरुआत करेंगे श्वसन की बेसिक लेकिन अहम बायोलॉजिकल प्रोसेस से। फिर हम सांस लेने के विज्ञान को समझेंगे। उसके बाद बात होगी सेलुलर रेस्पिरेशन की और अंत में परीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच के अंतर को देखेंगे। आइए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। रेस्पिरेशन यानी श्वसन, एक बेहद महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया। यहीं से हमें समझ आएगा कि शरीर जीवन को चलाए रखने वाली इतनी अपार शक्ति आखिर पैदा कैसे करता है। अक्सर होता क्या है कि सिर्फ हवा अंदर लेने और बाहर छोड़ने को ही श्वसन मान लिया जाता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। श्वसन केवल हवा का आवागमन नहीं है। असल में ये एक ऐसा अहम बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां बाहरी वातावरण से ली गई ऑक्सीजन शरीर की एक एक कोशिका यानी सेल तक पहुंचती है। वहां जाकर ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करती है या कहें कि उसे ऑक्सीडाइज करती है। सच कहें तो शरीर को लगातार एनर्जी देने की जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, ये उसका सबसे बेहतरीन और अंतिम समाधान है। अब जरा इस केमिकल इक्वेशन पे गौर करते हैं। देखने में ये भले ही आम लगे, लेकिन ये असल में किसी जादू से कम नहीं है। देखिए, जब C6H12O6 यानी ग्लूकोज 6O2 यानी ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ मिलता है, तो कोशिकाओं के अंदर एक गजब का रिएक्शन होता है। और इसके नतीजे में क्या मिलता है? 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O यानी पानी, और सबसे अहम ATP के रूप में वो एनर्जी जो पूरे शरीर को चलाती है। इस पूरी केमिस्ट्री को याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। ग्लूकोज सेलुलर फ्यूल है और ATP एनर्जी करेंसी है। बिल्कुल सही सुना। मतलब ग्लूकोज उस कच्चे तेल की तरह है जिससे हमारी कोशिकाएं जलाती हैं, लेकिन जो फाइनल एनर्जी पैदा होती है उसे ATP के सिक्कों में बदल दिया जाता है। कोशिकाएं अपने रोजमर्रा के कामों के लिए ठीक वैसे ही इन ATP को खर्च करती हैं जैसे बाजार में सामान खरीदने के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं। है ना दिलचस्प? खैर, इस इंटरनल केमिस्ट्री से अब थोड़ा बाहर की दुनिया की तरफ आते हैं। बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की ओर, सांस लेने का विज्ञान। यहां शरीर के मैकेनिकल वाल्व्स यानी फेफड़ों के काम करने के तरीके को समझा जाएगा। यहां एक बेहद हैरान करने वाला बायोलॉजिकल फैक्ट है। 16 से 20। एक सामान्य वयस्क इंसान 1 मिनट में करीब 16 से 20 बार सांस लेता और छोड़ता है। जरा सोचिए, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए ये पूरी की पूरी जटिल प्रक्रिया हर मिनट लगभग 20 बार दोहराई जा रही है। ये आंकड़ा इस थ्योरी को एकदम हकीकत में बदल देता है। अब देखते हैं कि हवा अंदर कैसे जाती है। सांस अंदर लेना, जिसे हम इंस्पिरेशन या प्रश्वास कहते हैं, पूरी तरह से फिजिक्स के वॉल्यूम और प्रेशर वाले खेल पर टिका है। इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कुछ इस तरह है। सबसे पहले पसलियों के बीच की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। फिर जो गुंबद या डोम के आकार का डायफ्राम है वो नीचे की ओर दबकर एकदम चपटा हो जाता है और पेट की मांसपेशियां भी सिकुड़ जाती हैं। इसे बिल्कुल एक मैकेनिकल पंप या धोखनी की तरह इमेजिन कीजिए। जैसे ही छाती के अंदर का वॉल्यूम या जगह बढ़ती है, फेफड़ों के अंदर हवा का प्रेशर अचानक गिर जाता है और प्रेशर कम होते ही बाहर की हवा तुरंत फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। ये वॉल्यूम और प्रेशर का क्या गजब का कॉज एंड इफेक्ट लूप है। उसी पंप या धौंकनी वाले उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए अब एक्सपिरेशन यानी उच्छ्वास को समझते हैं। हवा को बाहर छोड़ना कोई अलग से की जाने वाली मेहनत नहीं है, बल्कि ये बस उन सिकुड़ी हुई मांसपेशियों के वापस रिलैक्स होने का नतीजा है। पसलियों की मांसपेशियां रिलैक्स होकर अपनी पुरानी जगह पर आ जाती हैं। डायफ्राम फिर से अपने उसी गुंबद वाले आकार में लौट आता है। इससे होता यह है कि छाती के अंदर का वॉल्यूम एकदम से घट जाता है। अब जगह कम होगी तो जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ेगा, और यही बढ़ा हुआ प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हवा को शरीर से बाहर का रास्ता दिखा देता है। इन बड़े बड़े फेफड़ों से अब इस यात्रा को थोड़ा और गहराई में ले चलते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उन कोशिकाओं की दुनिया में जहां असली इंटरनल रेस्पिरेशन होता है और असली ऊर्जा बनती है। यह है हमारा तीसरा सेक्शन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एनर्जी क्रिएशन। सेल्यूलर लेवल पर ऊर्जा बनने के मुख्य रूप से 2 तरीके होते हैं, एनारोबिक यानी अवायवीय श्वसन और एरोबिक यानी वायवीय श्वसन। इसे ऐसे समझिए कि एक तरफ ऐसा माहौल है जहां ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है
और दूसरी तरफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। इन दोनों में बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। पहले बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। ये पूरी तरह से ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है और इसका पहला चरण सीधे कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में पूरा होता है। इसे एक तरह से ऐसा बैकअप जनरेटर मान लीजिए जो बस संघर्ष कर रहा है और काम चला रहा है। ये जनरेटर ग्लूकोज के फ्यूल को पूरी तरह से नहीं तोड़ पाता, सिर्फ आंशिक या पार्शियल ब्रेकडाउन ही कर पाता है। अब क्योंकि फ्यूल पूरी तरह जला नहीं तो एनर्जी भी बहुत कम ही निकलेगी और अंत में प्रोडक्ट के तौर पर क्या बनता है? पाइरुवेट, इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसके बिल्कुल उलट एरोबिक रेस्पिरेशन एक विशाल और फुल स्पीड में दौड़ते हुए पावर हाउस की तरह है। ये प्रोसेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है और इसका फाइनल स्टेज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर पूरा होता है। यहाँ ग्लूकोज के फ्यूल का पूरी तरह से ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन हो जाता है और फ्यूल के पूरी तरह से जलने का सीधा सा मतलब है एकदम मैक्सिमम एनर्जी आउटपुट। इसके फाइनल प्रोडक्ट्स एकदम साफ और सुलझे हुए हैं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ढेर सारी ऊर्जा। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद एग्जाम के नजरिए से सबसे अहम सेक्शन पर, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच की सीधी तुलना। ये चार्ट इस पूरे अंतर को बड़ी ही खूबसूरती से साफ कर देता है। दोनों की एफिशिएंसी या कार्यक्षमता में जमीन आसमान का फर्क है। बिना ऑक्सीजन वाले एनारोबिक रेस्पिरेशन से मिलते हैं सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी के सिक्के, वहीं दूसरी तरफ एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलते हैं पूरे 38 एटीपी एनर्जी के सिक्के। ये 2 और 38 का विशाल अंतर ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मानव शरीर जैसे बड़े इंजन को चलाने के लिए ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत आखिर क्यों होती है। एग्जाम की तैयारी के लिए ये समरी टेबल एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट का काम करती है। एरोबिक में ऑक्सीजन होती है, ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। इसमें ग्लूकोज पूरी तरह टूटता है और एंड प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ 38 एटीपी मिलते हैं। वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज का सिर्फ पार्शियल ब्रेकडाउन होता है और रिजल्ट में इथेनॉल या लैक्टिक एसिड के साथ साथ सिर्फ 2 एटीपी मिलते हैं। बस ये टेबल दिमाग में बैठा लीजिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इस पूरी साइंस और मैकेनिज्म को समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। जब यह एहसास होता है कि हर पल, बिल्कुल इसी सेकंड, शरीर के अंदर कितनी बारीक केमिस्ट्री और मैकेनिकल प्रोसेस चल रही है, तो क्या हर एक ली जाने वाली सांस को देखने का नजरिया पूरी तरह से नहीं बदल जाता? यह अदृश्य सेलुलर इंजन बिना थके, बिना रुके लगातार चल रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया की खोज हमेशा जारी रहनी चाहिए।